नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विद्यापीठ नॉलेज यूनिवर्सिटी में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग IIBF द्वारा आयोजित एग्जाम सर्टिफिकेट कोर्स ऑन MSME पर बात करेंगे। इस एग्ज़ाम के लिए IIBF ने जो बुक सजेस्ट की है उसमें MSME टॉपिक पर 8 चैप्टर हैं, तो मैंने भी अपने वीडियोज़ को 8 भाग में बांटा है। आज हम लोग इस टॉपिक का तीसरा भाग देख रहे हैं। टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। अगर आपने पहला और दूसरा भाग अब तक नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। ये MSME से रिलेटेड टॉपिक है। इस टॉपिक में हम क्या क्या देखेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अंडर स्टेट गवर्नमेंट, अदर एजेंसीज़ कौन कौन हैं जो ऑटोनोमस बॉडी है या इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर डिलेड पेमेंट टू MSME, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या है ये? MSME समाधान के बारे में जानेंगे, SIDBI के बारे में जानेंगे, CGT MSE के बारे में जानेंगे, समेरा के बारे में जानेंगे, SSI एसोसिएशन इन इंडिया, इनके बारे में जानेंगे, और फिर लास्ट में फ्यू MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले था इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में कौन कौन सा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जो रिलेटेड है MSME से। सबसे पहला MSME एडवाइजरी बोर्ड। इट इज अ नेशनलाइज बोर्ड for MSME to facilitate coordination and inter-constitutional linkage among several departments, ministries of different organizations of central या state government, and in pursuance of the MSME Development Act 2000 एंड इन परसुएंस, ये जो नेशनल एडवाइजरी बोर्ड बना था, MSME एडवाइजरी बोर्ड बना था, ये बना था इन परसुएंस ऑफ MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 के तहत। क्या करता है? डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट और उनके मिनिस्ट्री के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है MSME के विकास के लिए, MSME के ग्रोथ के लिए। ठीक है, MSME एडवाइजरी बोर्ड का ये काम है। इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ टोटल 47 मेंबर्स। कितने मेंबर्स? टोटल 47 मेंबर्स। इसमें से क्या होंगे? 20 नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे। ठीक है, टोटल मेंबर कितने होंगे? 47। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ MSME ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के वह मंत्री जो MSME के मंत्री होंगे, MSME के इंचार्ज होंगे, वही इस बोर्ड के चेयरमैन होंगे। ठीक है, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। स्टेट इंडस्ट्री मिनिस्टर्स, सम MPs, सेक्रेटरी ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इमिनेंट एक्सपर्ट्स इन द फील्ड आर मेंबर ऑफ द बोर्ड। बोर्ड में दूसरे मेंबर्स कौन कौन होंगे? चेयरमैन कौन होंगे? जो MSME के मंत्री जी होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो होंगे। इसके अदर मेंबर कौन कौन होंगे? स्टेट इंडस्ट्री मिनिस्टर्स, सम MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, सेक्रेटरीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड उनके फील्ड के एक्सपर्ट लोग, ये हो जाएंगे इस बोर्ड के मेंबर। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। इट इज एन अपेक्स बॉडी टू रेंडर एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑन ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू MSME सेक्टर। ये गवर्नमेंट को, ये जो बॉडी है, ये गवर्नमेंट को सलाह देती है MSME रिलेटेड सभी टॉपिक्स पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ MSME, DCMSME। ठीक है, DCMSME इज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME गवर्नमेंट ऑफ India. It helps in laying down the policies of the central government and has been playing an effective role in strengthening of MSME sector. ये गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में मदद करता है। ठीक है, कौन? डेवलपमेंट कमिश्नर या DCMSME, ये उसी का इज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME है। आगे देखते हैं हम लोग। मेन सर्विस क्या क्या दिया जाता है DCMSME के द्वारा, वो देखते हैं हम लोग। एडवाइजिंग इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ MSME, प्रोवाइडिंग टेक्नो इकोनॉमिक एंड मैनेजरियल कंसल्टेंसी, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपिंग HR ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू training and skills upgradation, facilitating cluster development as a vehicle
फॉर MSME इकोसिस्टम डेवलपमेंट। ये सब पॉइंट्स हैं, इसको पढ़ के अब इसमें एक्सप्लेन करना जैसा कुछ है नहीं, ये सब इसके सर्विसेज हैं, तो मैं इसको सिंपली पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेटिंग क्लस्टर डेवलपमेंट एज ए व्हीकल फॉर MSME इकोसिस्टम डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज, मेंटेनिंग ए क्लोज लाइजन विथ सेंट्रल मिनिस्टर्स, नीति आयोग, state governments, financial institutions and other organizations concerned with development of MSME। MSME से जुड़े हुए विकास के लिए जो भी अदर सेंट्रल मिनिस्टर हो, नीति आयोग हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, दूसरे भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ ये एक क्लोज लाइजन बना के रखता है। कोऑर्डिनेटिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ MSME, इंक्रीजिंग एक्सेस टू क्रेडिट, क्रेडिट की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने में मदद करता है, और इन्हांसिंग ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस टू इंश्योर इंक्रीज इन शेयर ऑफ एक्सपोर्ट बास्केट, एक्सपोर्ट में किस तरह से वृद्धि हो उसमें भी मदद करता है। ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर ऑपरेट्स या ओवरसीज फॉलोइंग स्कीम्स फॉर MSME सेक्टर, देखते हैं किस तरह से मदद करता है, वो भी देखते हैं। क्रेडिट एंड फिनेंशियल असिस्टेंस किस तरह से करेगा, आपने PMAGP का नाम सुना होगा, उसका मॉनिटरिंग करेगा। CGTMSE का नाम सुना होगा, कवरेज के लिए होता है, लोन कवरेज के लिए, जहाँ पे जो बोरोवर है वो सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं करवा पाए, उसमें ये क्रेडिट एंड फिनेंशियल असिस्टेंस में यहाँ पे देखता है ये। उसके बाद ₹20,000 करोड़ सबऑर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस MSME, अगर आपको आत्मनिर्भर भारत याद होगा तो उसमें ये पैकेज दिया गया था MSME को 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेट का, उसमें ये करता है मदद, ये स्कीम मॉनिटर करता है। ये स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग में क्या क्या करता है, एक सेकेंड, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग में क्या मदद करता है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ESDP, ये इसका काम है फॉलोअप करना। उसके बाद टेक्नोलॉजी LOGY, यहाँ पे मिसिंग है, स्पेलिंग मिस्टेक है। सेंटर्स टूल रूम या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर्स के लिए भी ये मदद करता है, उसका मॉनिटरिंग करता है। स्कीम इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कहाँ कहाँ करता है, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजेनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ये वर्ड याद रखिएगा। अच्छा एक चीज़ और बता दें, इस टॉपिक में क्या है, ढेर सारा एब्रीविएशन वाला वर्ड आएगा, जैसे स्फूर्ति आएगा, तो एग्जाम में पूछेगा आपसे कि स्फूर्ति का फुल फॉर्म क्या है या स्फूर्ति के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। तो ये आप एक जगह इस टॉपिक को पढ़ते हुए या पढ़ने के बाद आप इसको नोट कर लेंगे, एक तो इसके बारे में जानेंगे, दूसरा इसका फुल फॉर्म, ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ सकता है, पूछता भी है। स्फूर्ति का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजेनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ठीक है। इस तरह से दूसरा वर्ड यहाँ पे है वो है एस्पायर, ठीक है। ए स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट यहाँ मिलता है, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम MSECDP, ठीक है। और प्रमोशन ऑफ MSME इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड सिक्किम, ये भी इसका काम है। वेब सर्विसेज में कहाँ कहाँ हेल्प करता है वो देख लीजिए। उद्यम रजिस्ट्रेशन मॉनिटरिंग है इसका। क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन फॉर ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ पोर्टल। अब इस पोर्टल को आप याद रखना, देखिए इसको नाम क्या दे दिया है, शॉर्ट टर्म है इसका पोर्टल का चैंपियंस, एग्जाम में पूछेगा चैंपियंस इज, बस इतना छोटा क्वेश्चन, उसके नीचे ये डेफिनेशन ये दे देगा आपको फुल फॉर्म, अगर आप इसमें चूके तो आपका क्वेश्चन चला जाएगा। चैंपियंस क्रिएशन एंड हार्मोनस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ पोर्टल, ये पोर्टल है। उसके बाद समाधान पोर्टल है, समाधान के बारे में हम लोग नीचे देखेंगे, समाधान के बारे में बताया मैंने। MSME समाधान पोर्टल है, संपर्क पोर्टल है, संपर्क के बारे में भी आपको छोटा सा हिंट है वो कर देंगे, किससे संपर्क करना है वो भी बताया हुआ है। समाधान के बारे में डिटेल है, ये दोनों पोर्टल आगे देखते हैं हम लोग क्या है ये। तो अभी सिर्फ नाम जान लेते हैं, ये सब किसका काम था, जिस एजेंसी के बारे में अभी हम लोग जान रहे थे, पढ़ रहे थे, किसके बारे में पढ़ रहे थे,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, ऊपर आके देखिए TCMSME, सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ा, डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ MSME, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ MSME के तहत काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। क्या क्या काम करता है वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, मेन सर्विस क्या क्या है और किस तरह से ये इतने सर्विस को देता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस के थ्रू, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग के थ्रू कैसे कैसे करता है वो बताया मैंने, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कहाँ कहाँ मिलता है वो बताया मैंने, ठीक है। देखते हैं वेब पोर्टल के थ्रू किस तरह से करता है। जो तीसरा एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो है MSME टेस्टिंग सेंटर एट न्यू दिल्ली, ठीक है। इट इम्पार्ट्स वेरियस टाइप ऑफ ट्रेनिंग, जैसे टेस्टिंग आएगा तो वर्ड याद रखिएगा ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मेटलर्जिकल एंड मैकेनिकल टेस्टिंग ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल ऑफ टेस्टिंग पर्सनल। जो भी इलेक्ट्रिकल टाइप के टेस्टिंग करते हैं, केमिकल टेस्टिंग करते हैं, मेटलर्जिकल टेस्टिंग करते हैं, मैकेनिकल टेस्टिंग करते हैं, उनके जो टेस्टिंग पर्सनल होते हैं उनके नॉलेज को इम्प्रूव करता है, उनके स्किल को इम्प्रूव करता है। कहाँ से? MSME टेस्टिंग सेंटर दिल्ली के द्वारा, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है NIMSME, फुल फॉर्म जैसे मैंने बताया आपको, फुल फॉर्म याद रखिएगा, नहीं अभी कर सकते तो लिख के याद कर लीजिएगा इसको। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्या है ये? अर्लियर जाना जाता था NISIET के नाम से, हैज़ बिकम द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन फॉर promotion, development and modernization of MSME sector. NIMSME is autonomous arm of Ministry of MSME, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप गुवाहाटी, ये IIE इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये 1993 में गुवाहाटी में एस्टेब्लिश हुआ। पहले जब एस्टेब्लिश हुआ उस वक्त जो मिनिस्ट्री थी वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री थी। अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री का नाम बदल गया है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME हो गया है, ठीक है। ये ऑटोनॉमस नेशनल इंस्टीट्यूट है विथ एम टू क्या? अंडरटेक ट्रेनिंग, रिसर्च एंड कंसल्टेंसी एक्टिविटीज इन SME, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, फोकसिंग ऑन एंटरप्रेन्योरशिप development. The institute began operating from April 1994 with Northeast Council NEC, Government of Assam, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड एंड सिडबी भी इसमें जुड़ा हुआ है एंड इट्स अदर स्टेक होल्डर। काम क्या करता है? एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट करता है। गुवाहाटी में है तो याद रखिएगा ये नॉर्थ ईस्ट का है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिडबी के साथ ये वहाँ पे लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप, MSME में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने में हेल्प करता है। ऑटोनोमस बॉडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, ये ट्रेनिंग, रिसर्च और कंसल्टेंसी की एक्टिविटी करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला इंस्टीट्यूट है NIESBUD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, ठीक है। ये अपेक्स इंस्टीट्यूट इन द एरिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंतर्गत आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इंस्टीट्यूशन के एस्टेब्लिशमेंट का क्या है? प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ MSME इंक्लूडिंग एनहांसमेंट ऑफ देयर कॉम्पिटिटिवनेस थ्रू वेरियस एक्टिविटीज। आगे देखते हैं नेक्स्ट कौन सा इंस्टीट्यूशंस है। ये है आपका नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, NSIC। ये क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइज है अंडर अगेन मिनिस्ट्री ऑफ MSME। NIC हैज़ बीन वर्किंग टू फुलफिल इट्स मिशन ऑफ प्रमोटिंग, एडिंग एंड फोस्टरिंग द ग्रोथ ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्री रिलेटेड टू MSME इन द country. NIC has proved its strength within the country and abroad, दोनों जगह, by promoting modernization, upgradation of technology, quality consciousness, strengthening linkage with large medium enterprises and enhancing exports, projects and products from
स्मॉल एंटरप्राइजेस। स्मॉल एंटरप्राइजेस के साथ है तो स्मॉल इंडस्ट्री का है तो स्मॉल इंडस्ट्री का इन्हांस करता है क्या, ये एक्सपोर्ट में मदद करता है और मॉडर्नाइजेशन करता है, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी करता है, क्वालिटी कॉन्सिस्टेंस बढ़ाता है, लिंकेज करता है लार्ज मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ। इस चीज़ों में ये एजेंसी मदद करती है। ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है, ठीक है। और टू मैनेज ऑपरेशन, हाँ एक चीज़ और, जैसे एक जगह लिखा हुआ था कि ये अब्रॉड में भी मदद करता है, तो अब्रॉड में कहाँ, टू मैनेज ऑपरेशंस इन अफ्रीकन कंट्रीज NSIC ऑपरेट्स फ्रॉम इट्स ऑफिस इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। तो इसका एक ऑफिस जो है वो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में भी है, वहाँ से ये अब्रॉड में जो प्रमोशन है, प्रमोटिंग मॉडर्नाइजेशन का है, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, उस मामले में भी हेल्प करता है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि NSIC का एक ऑफिस है कहाँ, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, NSIC is operating a performance and credit rating scheme through impaneled agencies like ICRA, ONICRA, CRISIL, Indian Rating and Research Private Limited, CARE, Brickwork Rating and Samera. Small enterprises has the liberty to choose any of the rating agency impaneled with NSIC. हम लोगों ने इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जो एजेंसी था वो देख लिया। अब हम लोग की बारी है देखने की स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी की। तो हम लोग देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट, पहला एजेंसी है DIC, डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज। डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज इज द एक्सक्लूसिव एजेंसी इन ईच स्टेट फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ village and small industries sector. It acts under the overall guidance of CEDO, which functions as both regulatory and development agency. It has a network of district industries centers at district level, industries officers at sub-district level, sub-divisional level, and extension officers at block level. ये डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज ये काम कैसे करता है, ये DIC की मदद से, जिला उद्योग केंद्र की मदद से काम करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। इंडस्ट्रियल ऑफिसर सब डिविजनल लेवल पे काम करता है उनकी मदद से, और एक्सटेंशन ऑफिसर ब्लॉक लेवल पे इनकी मदद से काम करता है। काम क्या करना है, विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज सेक्टर को बढ़ावा देना है, उनका प्रमोशन करना है, उनका विकास करना है, पहला एजेंसी। दूसरा एजेंसी देखते हैं हम लोग DIC। अभी इसमें DIC का नाम आया था यहाँ, दूसरा एजेंसी हम लोग देखते हैं DIC। DIC वेयर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग 1980s to promote SSI, small scale industries and cottage industries beyond big cities and to generate employment among local and backward areas. The following services are undertaken by DIC. DIC के द्वारा क्या क्या सर्विसेज अंडरटेकन होते हैं देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, उस स्थान विशेष में किस तरह का उद्योग लग सकता है, ये DIC का काम है। सप्लाई ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, provision of raw material, arrangement for credit facilities, marketing and quality inputs, consultancy and extension services। जिला उद्योग केंद्र के ये सारे काम हैं, 6 काम। सबसे पहले लोकल रिसोर्सेज का इन्वेस्टिगेशन करना, फिर जो इंडस्ट्री लगना है उसमें मशीनरी और इक्विपमेंट का सप्लाई करवाना, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाना, रॉ मटेरियल का प्रोविजन करना, क्रेडिट फैसिलिटी का अरेंजमेंट करना, PMEGP इसी के थ्रू रूट होता है, आप लोग को समझ आ रहा होगा ये। मार्केटिंग और क्वालिटी इनपुट्स देना, और कंसल्टेंसी एंड एक्सटेंशन सर्विसेज। तो इस तरह से डेवलपमेंट का पूरा काम, जो छोटे छोटे लोकल और बैकवर्ड एरियाज़ के जो छोटे छोटे उद्यम हैं उनके प्रमोशन और डेवलपमेंट और का पूरा काम ही DIC के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, एक सेकेंड। स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन SFC, ये हैं स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट 1951 के तहत एस्टेब्लिश हुए हैं, सेटअप हुए हैं। क्या कर रहा है आगे देखते हैं। देयर आर 18 SFCs अक्रॉस द कंट्री मैंडेटेड to serve as regional development banks for promoting industrial growth. These corporations were invited to function as development financial institutions, mainly for SSI, small scale industries. Besides providing term loan
to setting up new expansion या modernization etc of industrial units, they are also mandated to provide equity support whenever needed. टर्म लोन तो देगा ही, इक्विटी सपोर्ट भी देगा, ठीक है। कितने SFC हैं टोटल अक्रॉस द कंट्री? 18 हैं, ठीक है। ये किस तरह से काम करता है? रीजनल डेवलपमेंट की तरह से काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू इनेबल SFCs टू अडॉप्ट देमसेल्व्स टू द इमर्जिंग एनवायरनमेंट एंड प्रमोट द ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल एंड टाइनी इंडस्ट्रीज सेक्टर इन द डिजायर्ड मैनर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज enacted amendments to the SFC in the year of 2000. शुरू में ये 5 दशक तक काम किया, लगभग 50 में ये 51 बताया ना मैंने, हाँ 51 में बना था, 2000 तक काम किया, 2000 में इसमें फिर से अमेंडमेंट करके इसको फिर से लागू किया गया है अभी। द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय SFC इज बाय द वे ऑफ टर्म लोन, डिवेंचर्स etc अंडर द सिंगल विंडो कंसेप्ट। ये वर्किंग कैपिटल भी देता है, यहाँ से वर्किंग कैपिटल भी सैंक्शन होता है। द मेन रिसोर्सेज रीफिनांस प्रोवाइडेड बाय SIDBI, ठीक है। सेक्शन 29 ऑफ SFC एक्ट एम्पावर्स द SFC, अगर लोन खराब हो जाए तो ये रिकवरी में भी हेल्प करता है बाय द वे ऑफ सीजर एंड ऑक्शन ऑफ डिफॉल्टर्स एसेट। ये देखते हैं हम लोग स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, दूसरा एजेंसी है स्टेट इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, SIDC एंड SIIC। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन कब डेवलप हुए? 1956 में। होली ओन्ड सब्सिडी है किसके? स्टेट गवर्नमेंट के। टू एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, काम क्या है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ। बने कब? 1956 में। होली ओन्ड सब्सिडी पूरी तरह से ऑन किए जा रहे हैं किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। काम क्या है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ। दीज कॉर्पोरेशन वे आर क्रिएटेड फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज इंडस्ट्रियल एरियाज, स्टेट्स, मार्जिन मनी, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन SSIDC, ये कब ये एस्टेब्लिश होते हैं? अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कैटर द नीड्स ऑफ स्मॉल एंड टाइनी विलेज इंडस्ट्रीज इन द स्टेट या यूनियन टेरिटरीज कंसर्न, जहाँ के हों वहाँ का जो भी स्मॉल एंड टाइनी विलेज है, इंडस्ट्री है, उसका नीड्स को फुलफिल करना। फॉलोइंग एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय SSIDC क्या है? सप्लाई ऑफ मशीनरी, रॉ मटेरियल, प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग असिस्टेंस एंड मैनेजमेंट असिस्टेंस। इस तरह से हम लोग देख लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी एजेंसी था उसका, और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी एजेंसी था उसको हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसी एजेंसी जो इंडिपेंडेंट हैं, जो अलग हैं, या जो इन दोनों में नहीं कवर्ड थी, उनके बारे में। सबसे पहले हुडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जैसे हाउसिंग से आया तो उसी तरह से समझ जाइए ये जो कंपनी होगी वो हाउसिंग और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मदद करेगी। हुडको इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी fully owned by Government of India for financing of housing and urban infrastructure activities in India. Hundco was incorporated in 1970, 25th April 1970 under Companies Act 1956. Hundco as a premier techno financing institution of the company continuously strives to improvement and take innovative initiatives. ठीक है, हुडको का नाम याद रखिएगा, फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। थोड़ा सा टाइम लेके समझिएगा तो यहीं पे इस नाम के फुल फॉर्म में इसका पूरा कंसेप्ट आपको दिख जाएगा क्या है। ठीक है, इसको हमने नहीं पढ़ा है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो ये एक ओन्ड अलग सी कंपनी होगी, फुल्ली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, और ये अलग से पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ठीक है, करती क्या है? हुडको HUND यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, CEO है तो कॉरपोरेशन। ठीक है, और CEO है तो याद रखिएगा CEO से दो चीज़, एक तो कॉरपोरेशन, दूसरा ये कंपनी हो जाएगी और पब्लिक सेक्टर कंपनी हो जाएगी। ठीक है, हेल्प क्या करती है?
हाउसिंग एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी के फिनेंसिंग में। आगे बढ़ता है। इंस्टीट्यूट फॉर द डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल measuring instruments, setting up in 1969 with the assistance of UNDP, United Nations Development Program, and UNIDO, United Nations Industrial Development Organization. Its service include training and consultancy in the area of क्या instrumentation, design and development of new electrical instruments, testing and calibration of instruments, tool designing and tool making। ठीक है, आगे द इंस्टीट्यूट हैज़ इंगेज्ड इन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चर्ड बाय ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, जो हम इंपोर्ट करते हैं उसका सब्सटीट्यूशन ढूंढने के लिए जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट या अप्लायंसेस जो बनता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, उसके एक्सपोर्ट के लिए ये संस्था इंस्टीट्यूट फॉर द डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स काम करती है। बनी कब है? 1969 में विद द असिस्टेंस ऑफ UNDP एंड UNIDO, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जब आप बुक पढ़ने जाइएगा तो उसमें इतना भारी भारी लगेगा ये, बट मैंने सबको पॉइंट वाइज नोट कर दिया है, आपको इससे पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। देखते हैं थर्ड जो है वो टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस है, TCO, क्रिएटेड फॉर फैसिलिटेटिंग टेक्नोलॉजिकल, नाम से ही स्पष्ट है, कंसल्टेंसी फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। TCO were established by all India financial institutions in collaboration with state level financial development organizations and commercial banks. There are 18 state level TCO across India. ये है याद रखने लायक चीज़। कितना है स्टेट लेवल TCOs इंडिया में? 18। KVIC देखते हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। It is an again autonomous body and apex organization under Ministry of MSME with regard to Khadi and village industries within India. It is a statutory body formed by Government of India। 1957 में बना। हेड ऑफिस मुंबई है, 6 जोनल ऑफिस हैं, दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी में। इसके साथ ही इनके ऑफिस हैं 29 स्टेट में। 3-fold ऑब्जेक्टिव इनका है, क्या क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसिंग सेलेबल आर्टिकल्स एंड देयर बाय इम्प्रूव द रूरल इकोनॉमी, और तीसरा क्रिएटिंग सेल्फ रिलायंस। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और क्रिएटिंग सेल्फ रिलायंस, 3-fold का ऑब्जेक्टिव है। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव हुआ। जो सेलेबल आर्टिकल होगा उसको प्रोड्यूस करेगी ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, तो उससे गांव की जो रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण इकोनॉमी होगी वो डेवलप होगी, मजबूत होगी, और इससे सेल्फ रिलायंस बढ़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, EDII। EDII इज ऑटोनोमस एंड नॉन फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूट। 1983 में ये बना, अहमदाबाद में सिचुएटेड है, ये याद रखिए, अहमदाबाद में सिचुएटेड है। लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात जॉइंटली स्पॉन्सर्ड द इंस्टीट्यूशन। जब अहमदाबाद में है तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ और ये लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये दोनों मिलके इसको स्पॉन्सर करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो देख लीजिए। augment supply of trained entrepreneurship to promote micro enterprise at the rural level and include the spirit of entrepreneurship among youth। ट्रेनिंग देना किनको? रूरल यूथ को। EDI conducts training program as entrepreneurship education, microfinance and micro entrepreneur development। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इस तरह से आपका 3 टॉपिक जो मैंने बताया था शुरू में वो ख़त्म हुआ। जो नेक्स्ट टॉपिक है ये अच्छा टॉपिक है, बहुत आसानी से समझाया मैंने, याद रखने में आसानी है, 2 मिनट में समझ आ जाएगा। 4 पॉइंट याद रखना, ठीक। एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा, ये बुक आप पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा पेज बर्बाद किया है इस पर।
ध्यान से सुनिएगा इसको। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर डिलेड पेमेंट टू एमएसएमई। जैसे एक सप्लायर है, वो कुछ बनाया, किसी बायर को बेचा, ठीक है। अगर बायर उसका पैसा नहीं देता है तो वो किस तरह से पैसा अपना वापस ले सकता है, उसके लिए क्या कानूनी प्रावधान है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या होगा डिलेड पेमेंट टू एमएसएमई के केस में। द बायर हैज़ टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर on or before the date of agreed upon between him and the supplier in writing or in case of no agreement before the appointed date। दोनों मिलके एक डेट तय करेंगे, उस डेट से पहले बायर द्वारा सप्लायर को सप्लाई किए गए गुड्स या सर्विस के लिए पैसे पेमेंट कर देना पड़ेगा। The period agreed upon between the supplier and buyer shall not exceed 45 days। कितने दिन के अंदर पेमेंट कर देना होगा? 45 डेज। पहला पॉइंट याद रखिए, 45 डेज। कितने दिन के अंदर करना होगा पे? 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और द डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस। जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ, जिस दिन ये तय किया गया कि आज ही आपका सामान आपको दिया और हमको 45 दिन के अंदर पैसा दे दीजिए, तो कितने दिन के अंदर? 45 दिन के अंदर। इन केस द बायर फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ द अमाउंट टू सप्लायर फॉर द गुड्स और सर्विस रेंडर्ड विद इन 45 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस, द बायर हैज़ टू पे द सप्लायर। अभी नहीं करेगा तो क्या होगा वो देखिए यहाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट विथ मंथली रेस्ट एट 3 times ऑफ बैंक रेट। आरबीआई नोटिफाइड बाय आरबीआई, आरबीआई जो भी बैंक रेट पब्लिश करती है उसका तिगुना रेट लगेगा, वो रेट मंथली लगेगा, वो रेट कंपाउंडेड इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ेगा। अगर आप 45 दिन के अंदर पैसा नहीं दिए बायर महोदय सप्लायर को, तो क्लियर है, एकदम सिंपल, ठीक। फिर भी अगर नहीं दिया तो in case dispute with regard to any amount due, matter should be referred to micro and small enterprises facilitation council constituted by respective state government। तो अगर फिर भी पैसा नहीं दिया, ये तो प्रावधान है, अगर पैसा नहीं दिया तो जो सप्लायर हैं वो कंप्लेन करेंगे कहाँ पे? माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस रेफरेंस करेंगे, इसको रेफर करेंगे मैटर को MSEFC माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल को, जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है। आगे देखते हैं, ये क्लियर है। चलिए इसको अभी जस्ट इसी का आगे बढ़ते हैं। ये एमएसएमई समाधान, इसी प्रक्रिया को नाम दिया गया है एमएसएमई समाधान, ठीक है। इसको देखते हैं हम लोग। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू एस्टेब्लिश MSEFC माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट ऑन गेटिंग रेफर्ड या फाइलिंग ऑन डिलेड पेमेंट, सेक्शन 20 and 21 ऑफ MSMED एक्ट 2006। ये बता दिया मैंने ऊपर। कौन अप्लाई कर सकते हैं? वैसे स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस जिनके पास वैलिड उद्योग आधार नंबर है। कब करेंगे? इफ बायर फेल्स टू मेक पेमेंट टू द अमाउंट टू द सप्लायर फॉर गुड्स और सर्विस रेंडर्ड विद इन 45 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस, बायर हैज़ टू पे टू सप्लायर। अदरवाइज क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट विथ मंथली रेस्ट एट 3 times ऑफ बैंक रेट नोटिफाइड बाय आरबीआई। क्लियर है। और एक जो तीसरा पॉइंट वहाँ था, चौथा पॉइंट यहाँ देखिए, एवरी रेफरेंस मेड टू MSEFC शैल बी डिसाइडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग सच रेफरेंस। 45 दिन के अंदर शुरू में दे देना है, नहीं दिया अगर कंप्लेन हो गया तो कंप्लेन होने के 90 दिन के अंदर इस कंप्लेन का, इस रेफरेंस का निपटारा करना है। किसको? MSEFC को। इफ appellant not being the supplier wants to file an appeal, no application for setting aside any decree or award by MSEFC shall be entertained by way of any court unless the appellant not being supplier has deposited with it the 75% of the award amount। ये सेक्शन 19 कह रहा है MSMED एक्ट 2006 का। 75% जमा करना पड़ेगा, तभी अपील में जा सकते हैं।
क्लियर है? मैंने इतना आसानी से इसको तोड़ के बता दिया एमएसएमई समाधान को। मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ अब ऐसा बच गया जो याद रखने या समझने लायक है, एकदम सिंपल। नेक्स्ट है, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसे मैं ज़्यादा टाइम दूंगा तो। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी एस्टेब्लिश हुआ कब? अप्रैल 2 1990 में एज ए प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर फाइनेंसिंग प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई सेक्टर, एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेक्टर एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस इंगेज्ड इन सिमिलर एक्टिविटीज़। अब क्या है, सिडबी जो बना था वो रीफाइनेंस के लिए बना था, बट although it has started functioning as a refinancing institution, but SIDBI क्या है, SIDBI now provides assistance to MSME unit directly by way of, तो इसने SIDBI ने अपने ढेर सारे प्रोग्राम्स बना लिए हैं और ये डायरेक्ट फिनांस भी करने लगा है। क्या क्या प्रोग्राम हैं इसके वो देख लेते हैं। SIDBI असिस्टेंस टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड MSME अंडर उभरते सितारे प्रोग्राम, ठीक है। तो उभरते सितारे प्रोग्राम इसका है, उसके तहत ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड MSME को असिस्टेंट करता है। नाम है पूरा, ये स्कीम का नाम है इतना, ठीक है। दूसरा स्कीम है सिडबी थीमेटिक असिस्टेंस फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट इन न्यू इंटरप्राइजेज, ठीक है। स्थापन नाम बड़ा सुंदर सुंदर है सिडबी का सारा, तो आपको नाम भी याद रखना है और उसका फुल फॉर्म भी याद रखना है नाम में ही। और अच्छी बात यह है कि नाम से आपको फुल फॉर्म याद रह जाएगा। स्थापन है तो किसी चीज़ की नई स्थापना हो रही है। स्थापना जब होती है तो कैपिटल एसेट परचेज किया जाता है, ठीक है। तो कैपिटल एसेट परचेज करने में जो असिस्टेंस दिया जाएगा तो उस स्कीम को कहते हैं सिडबी थीमेटिक असिस्टेंस फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट इन न्यू इंटरप्राइजेज। न्यू इंटरप्राइजेज होगा तभी नया चीज़ खरीदना होगा। कैपिटल एसेट मतलब क्या हो गया, जो बड़ा एसेट होगा वही। नेक्स्ट है इसका अराइज, ठीक है। अराइज में देखिए असिस्टेंट टू री एनर्जाइज कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय एसएमई। एक नया है इसका सिडबी असिस्टेंस टू हेल्थ केयर SHWAS, सिडबी असिस्टेंस टू हेल्थ केयर सेक्टर इन वार अगेंस्ट सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 SHWAS, ठीक है। उसके बाद है आरोग, सिडबी असिस्टेंस टू MSME फॉर रिकवरी एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक आरोग। इसके बाद है त्वरित, टाइमली वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस टू रिवाइटलाइज इंडस्ट्रीज इन टाइम्स ऑफ कोरोना क्राइसिस त्वरित। फिर है इसका सेफ, सिडबी असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स अगेंस्ट कोरोना वायरस। इमरजेंसी है तो इसका नाम हो जाएगा इमरजेंसी रिस्पॉन्स है अगेंस्ट कोरोना वायरस, तो यहाँ पे फैसिलिटेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स, तो इसका ले लिया है F, इसका ले लिया है E, सिडबी असिस्टेंस SAFE सेफ। फिर क्या किया, एक दूसरा लाया इसमें प्लस करके, तो फिर SAFE एंड प्लस सिडबी असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स अगेंस्ट कोरोना वायरस प्लस, तो इसमें डाल दिया सेफ प्लस। सिडबी टर्म लोन असिस्टेंस फॉर रूफ टॉप सोलर PV प्लांट्स, तो इसका दे दिया नाम स्टार। दूसरा नाम दिया है ट्यूलिप, ट्यूलिप का क्या है टॉपअप लोन फॉर इमीडिएट पर्पस। सिडबी का नाम सब अच्छा रहता है, शॉर्ट फॉर्म भी। सिडबी लोन फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट स्पीड। सिडबी लोन फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट प्लस, ये स्पीड प्लस हो जाएगा सेम। इसमें वर्किंग कैपिटल भी देता है सिडबी, लोन अंडर पार्टनरशिप विथ OM देता है, स्माइल इक्विपमेंट फिनांस SEF। अब ये मैंने सब स्कीम के बारे में बता दिया है, लेकिन आपको जानना हो इस स्कीम के बारे में पूरा तो आप सिडबी के वेबसाइट पे www.sidbi.in पे जा करके इस सारे स्कीम के बारे में जान सकते हैं। क्योंकि चेंजेस आते रहते हैं, तो जब भी आपका एग्ज़ाम हो उस वक्त में आप एक बार इस स्कीम को नोट करके रखिए और एग्ज़ाम के वक्त में
इसको देख लीजिए, ताकि हालांकि नाम से स्पष्ट है उसमें क्या होगा, बट क्वांटम क्या होगा लोन का या किस तरह से दिया जाएगा, तो उसके लिए आप सिडबी के वेबसाइट पे जा करके इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। ये था डायरेक्ट फिनांस सिडबी के द्वारा। अब इनडायरेक्ट फिनांस के बारे में देखते हैं सिडबी के द्वारा। सिडबी असिस्टेंस विल बी अवेलेबल अंडर द स्कीम टू दोज शेड्यूल्ड बैंक्स हैविंग साउंड फाइनेंशियल्स विद द फॉलोइंग एलिजिबल क्राइटेरिया। क्या होना चाहिए? शुड हैव बीन operations for a period of 3 years, should have been earned profit during last 2 years, should have sizable outstanding portfolio to micro and small इंडस्ट्रीज। नेटवर्थ क्या होगा? 50 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। करार क्या होगा? CRAR 9% से कम नहीं होना चाहिए। लेवल ऑफ नेट NPA या ग्रॉस नहीं है, नेट NPA ये 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एलिजिबल अमाउंट क्या होगा? अमाउंट इक्विवेलेंट टू आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो, एक्सक्लूडिंग, यहाँ पे NPA एक्सक्लूडेड है, ये याद रखिएगा, एक्सक्लूडिंग NPA, एक्सक्लूडेड NPA, अमाउंट इक्विवेलेंट टू आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो ऑफ लोन एडवांस टू यूनिट MSE sector against which no financial support has been sought from any other institution और refinance from SIDBI। ये सारा एलिजिबल होगा SIDBI के द्वारा रीफिनांस, इनडायरेक्ट फिनांस पाने के लिए। ठीक है, हाँ यहाँ पे कुछ चीज़ देखिए, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी भी सिडबी के द्वारा करता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि इसका नाम बहुत सुंदर रहता है और उस नाम में उसका अर्थ रहता है। इसका एक स्कीम का नाम है संपर्क। ठीक है, ये क्या करता है? कनेक्ट विथ MSME इंटरप्राइजेस। संपर्क है तो संपर्क करता है, ये कनेक्ट करता है किससे? MSME एंड इंटरप्रेन्योर्स के बीच में। एक है इसका संवाद, तो ये क्या करता है? ये डायलॉग करता है, बातचीत करता है टू स्ट्रेंथन रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ MSME सेक्टर। इसका एक दूसरा एक्टिविटीज है सुरक्षा। इसमें क्या करता है? क्रिएटिंग एन इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। ठीक है, इसका एक और है संप्रेषण। ठीक है, इसमें करता है ये कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट करता है विथ पॉलिसी मेकर्स एंड MSE इंटरप्रेन्योर्स के साथ। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग का सिडबी खत्म हुआ। अब हम लोग देखते हैं CGT MSE। CGT MSE आप लोग को पहले से पता है, बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है, मोटा मोटा पॉइंट है, एक बार देख लीजिए, आपको रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले क्रेडिट फैसिलिटी फंड या नॉन फंड या दोनों, अप टू 200 लाख फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए। ये हो जाएगा एलिजिबल किस चीज़ के लिए? CGT MSE कवरेज के लिए। ठीक, अप टू 50 लाख। RRB के केस में ये हो जाएगा 50 लाख। रिटेल ट्रेड अगर है, रिटेल ट्रेड के केस में ये हो जाएगा 100 लाख। शर्त क्या हो जाएगा? कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए या थर्ड पार्टी गारंटी नहीं होना चाहिए। हालांकि अभी CGT MSE एक हाइब्रिड सिक्योरिटी प्रोडक्ट भी लाया है, उसमें ये बोला है कि अगर आप कोलेटरल लेते हैं पार्ट वाइज किसी सर्टेन पार्ट का और चाहते हैं कि उसमें CGT MSE का कवर भी हो, तो उस केस में क्या होगा? इफ़ कोलेटरल ऑब्टेन फॉर द पार्ट ऑफ द लोन, रिमेनिंग पार्ट जो होगा 200 लाख माइनस दैट पार्ट, वो हो जाएगा कवर्ड हो जाएगा CGT MSE के तहत। ठीक है, तो ये सारे एलिजिबल हो जाएंगे। एनुअल गारंटी फ़ी किस तरह से लगता है वो देख लेते हैं, इसको समझिएगा। क्रेडिट फैसिलिटी को 3 भाग में बांटा गया है, एक 5 लाख तक, दूसरा 5 लाख से 50 लाख तक, 5 लाख से ज़्यादा 50 लाख तक, फिर 50 लाख से ज़्यादा और 200 लाख तक, यानी 2 करोड़ तक। ठीक है, अगर वुमेन है, माइक्रो यूनिट है और नॉर्थ ईस्ट रीजन का यूनिट है, ठीक है, तो इसमें रिस्क कवर होगा 5 लाख तक 1% प्लस रिस्क प्रीमियम। ठीक है, 5 लाख से ऊपर और 50 लाख तक वुमेन, माइक्रो यूनिट्स एंड यूनिट्स कवर्ड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसमें आ जाएगा 1.35% प्लस रिस्क प्रीमियम, और बाकी सभी केस ऑल अदर एलिजिबल केसेस में 1.50% रिस्क प्रीमियम लगेगा। ठीक है, 50 लाख से ऊपर 200 लाख से नीचे के केस में ये फ्लैट है 1.80% प्लस रिस्क प्रीमियम, और रिटेल ट्रेड वाला जो अकाउंट था 100 लाख तक का, इतना ही तो CGT MSE का कवर होता है, इसमें पड़ जाएगा प्रीमियम आपको 2%। इस स्क्रीन को याद रखना है आपको। गारंटी कवरेज देख लेते हैं। अगर आपका लोन सेंशन है 1/4/18 के बाद, ठीक है, तो अगर 5 लाख का लोन है,
इसमें 3 पार्ट कर दिया, इसमें माइक्रो यूनिट को बाहर कर दिया, एक जगह कर दिया, वुमेन इंटरप्राइजेस और इंटरप्राइज यूनिट्स कवर्ड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन को एक जगह रखा, ऑल अदर एलिजिबल कैटेगरी को एक जगह रखा है। ठीक है, माइक्रो यूनिट के केस में क्या है, अगर 5 लाख तक का है, तो ये 85% ऑफ अमाउंट इन डिफॉल्ट। ठीक है, मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ गारंटी वहीं तक होगा, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा 4.25 लाख। अगर 5 लाख से ऊपर 50 लाख से कम है तो मैक्सिमम का, जैसे देखिए 50 का है ना, इसका 75% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो ये बोल रहा है मैक्सिमम हम 75% ही कवरेज देंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना देंगे, इतना ही देंगे। इस तरह से यहाँ पे देखिए 50 और मैक्सिमम 200 लाख, मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इसका अगर निकालेंगे 75% तो इतना आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से अगर वुमेन के केस में देखें तो 80% है, मैक्सिमम 40 लाख, 75% है 150 लाख। ऑल अदर एलिजिबिलिटी केस में देख लें 75% और टोटल, चूँकि यहाँ से तीनों है अप टू से लेकर 200 लाख तक, तो इसमें ऑल अदर कैटेगरी में सीधा 75% और 150 लाख तक दे देगा। और अगर यही रिटेल ट्रेड की बात कर लें तो ये 50% मैक्सिमम 100 लाख का होता ही है, 50% मतलब 50 लाख मैक्सिमम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे समेरा के बारे में। एग्जाम में आता है क्वेश्चन समेरा से। समेरा का फुल फॉर्म याद रखना होगा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज रेटिंग एजेंसी। ठीक है, ये थर्ड पार्टी रेटिंग एजेंसी है, एक्सक्लूसिव सेटअप किया गया है एमएसएमई के लिए। इट इज़ प्रमोटेड बाय सिडबी एंड दून Bradstreet along with various government, public and private sector banks. RBI has granted accreditation to Samera as an external credit assessment institutions ECAI in September बाढ़ रेटिंग एजेंसी है ये। SSI के बारे में देखते हैं, ज़्यादा नहीं है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन कितने हैं, 2-4 के बारे में देखेंगे, बाकी सबका नाम देख लेंगे, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं बताने को। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया FASII एस्टेब्लिश कब हुआ, 1959 में। ऑब्जेक्टिव क्या है, नाम में ही स्पष्ट होगा, MSME का डेवलपमेंट करेगा और प्रमोट करेगा। क्या क्या सर्विस देता है, ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, एनालिसिस एंड interpretation of policies and taking the grievance of the members with the government। उसके बाद FIM SME एस्टेब्लिश कब हुआ, फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस FIMSME एस्टेब्लिश कब हुआ, 1995 में। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रिएट ए कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट among MSME and improving the market access for Indian MSME। एक्टिविटी क्या है, नेटवर्किंग एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड पब्लिकेशन। सिंपल मैंने करके रखा है ये सारा MSME से जुड़े हुए कामों के लिए। ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन काम क्या है, कोऑपरेशन एंड सपोर्ट टू द प्रमोशन ऑफ MSME। चैम्बर ऑफ कोसिया, चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन 1990 में बना, काम क्या है, बेटर वर्किंग टू बेटर सर्व द SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। फिर इसी तरह से है लघु उद्योग भारती है, इंडियन काउंसिल फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज है, काम वही है सबका, स्मॉल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट। फेडरेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज है, काम वही हो जाएगा, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया एसोचैम 1920 में बना। एपेक्स ट्रेड एसोसिएशन इन इंडिया है, हेड ऑफिस का दिल्ली में है, रीजनल ऑफिस अहमदाबाद, बेंगलुरु और कोलकाता में। वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज WASME, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में, इंडिया में। इस तरह से कंसोर्टियम फॉर वुमेन एंटरप्राइजेज इन इंडिया है, फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन एंटरप्राइजेज है। ये सारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। इस तरह से टोटल मैंने ख़त्म कर दिया है। कुछ MCQ देख लेते हैं जल्दी जल्दी में। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ समेरा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस रेटिंग एजेंसी, पहला का A। ठीक, दूसरा स्फूर्ति क्या है बताइए आप लोग। स्फूर्ति रीजनरेशन वाला होगा, ठीक है, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट का रीजनरेशन, स्कीम ऑफ फंड्स फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट, इसका B हो जाएगा। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का हेडक्वार्टर कहाँ है, अभी बताया था, बताइए।
नोएडा में है। क्रिसिल क्या है? क्रिसिल रेटिंग एजेंसी। ये सिंपल क्वेश्चन रखा था मैंने, ठीक है। तो आप लोग भी 50 मिनट से पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे, है ना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको एक मैसेज चला जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।